हेलो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के यूनिट नंबर फर्स्ट के लेक्चर नंबर 5 में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, तो रासायनिक के संयोग के नियम जो हैं आपके वो कितने दिए गए हैं? 5 नियम दिए गए हैं। और आपके कंपटीशन के बेसिस पर अगर मैं देखूं तो भी ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन बन सकता है और 11th क्लास में तो आपको बनेगा ही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो रासायनिक संयोग के नियम कितने हैं आपके? 5। रासायनिक संयोग का मतलब क्या है कि जो अणु, परमाणु, यौगिक वगैरह हैं वो आपस में किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं तो किस अनुपात में वो आपस में अभिक्रिया करते हैं, उन सारी बातों को हम किससे जानते हैं? रासायनिक संयोग के नियम से जानते हैं। ठीक है ना। कितने नियम थे भाई रासायनिक संयोग के? रासायनिक संयोग के नियम थे आपके 5। कितने थे भाई? टोटल 5। नंबर पहला है आपका, पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, और द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया? मैं यहां लिख देता हूं गिवन, जिसके द्वारा दिया गया वो दिया गया आंतोइन लावुइसियर। ठीक है, लावुइसियर, इनकी स्पेलिंग ये होती है एंटोइन लावुइसियर। ठीक है, हिंदी में अपन इसको ऐसे लिख दें, कई किताबों में आपको लावुइसियर भी मिल जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का दूसरा जो नियम आता है, संगठन, स्थिर संगठन या स्थिर अनुपात का नियम, या क्या बोलते हैं इसको? स्थिर अनुपात का नियम। और ये किसने दिया था भाई? ये दिया था आपका जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। अभी तो हम केवल पढ़ रहे हैं कि कौन सा नियम किसने दिया, अभी हम एक एक को बहुत डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं, एक को ही हम पूरा विस्तृत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कौन सा नियम तो है और किसने दिया था। ठीक है, आपसे कभी छोटी छोटी कंपटीशन एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मुझे बताओ कि स्थिर संगठन या स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट ने। ये जो जेड 2019 का पेपर लगा था उसमें पूछ रखा है भाई। ठीक है, कि स्थिर संगठन या स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? 4 ऑप्शन दे रखे थे और आंसर कौन था? जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, तीसरे नियम की अगर मैं बात करूं तो तीसरा नियम है आपका तुल्य अनुपात। तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और ये जो नियम है ये किसने दिया था? रिचटर नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था बच्चों? रिचटर नामक वैज्ञानिक ने। अब चौथे नियम की बात करते हैं। चौथा नियम है आपका गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। और गुणित अनुपात का ये जो नियम है ये किसने दिया भाई? ये दिया था आपका जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने कौन सा नियम दिया? गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, और एक लास्ट में आता है गैसीय आयतन संबंधी नियम। आयतन संबंधी नियम। और गैसीय आयतन संबंधी जो नियम है वो किसने दिया था? वो दिया था आपका गे-लुसैक ने। किसने दिया? गे-लुसैक ने। तो आपके रासायनिक संयोग के नियम कितने थे? 5। सबको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो किसने दिया था? एंटोइन लावुइसियर ने। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा नियम बताया? दूसरा बताया स्थिर संगठन या स्थिर अनुपात का नियम। ये किसने दिया था भाई? ये दिया था आपका जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट। और तीसरे नियम की बात करें, तीसरा नियम देखो क्या लिख रखा है हमने? तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और ये जो नियम है वो दिया था आपका रिचटर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, चौथा नियम कौन सा लिखा हमने? चौथा हमने नियम लिखा है गुणित अनुपात का नियम, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये किसने दिया? ये दिया था आपका जॉन डाल्टन ने। ठीक है, और अगला नियम है गैसीय आयतन संबंधी नियम। और जो गैसीय आयतन संबंधी नियम था वो किसने दिया? आपका गे-लुसैक ने। ठीक है, तो एक बार ये पांचों नाम लिखो, फिर आगे की कहानी। जब भी आप करो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, रोक लिया करो और फिर आप लिख लिया करो। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं भाई, आप वीडियो को पॉज करके इस चीज को लिख लो। पहले इसको लिख लिया, चलें आगे। चलो
अब हम एक एक करके नियम को उठा लेते हैं, ठीक है। पहले नियम की बात करेंगे सबसे पहले, और पहला हमारा नियम कौन सा था? पहला नियम था हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहां, हेडिंग लगा रहा हूं नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट नियम है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखना भाई, फर्स्ट नियम की बात करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। किसने दिया? ये दिया किसने था भाई? गिवन बाय, या दिया गया है, ये दिया था आपका आंतोइन लावुइसियर ने, ठीक है। अब देखना भाई इस लॉ को। अच्छा, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास। तो इसका इंग्लिश में नाम क्या है देखना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, द्रव्यमान का क्या करना है? संरक्षण करना है। कहने का मतलब आप कोई भी अभिक्रिया करवा रहे हो तो जितना आपके अभिकारक का वजन रहता है उतना ही वजन किसका रहना चाहिए? उत्पाद का भी रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है? उसमें अभिकारक होता है, और अभिकारक अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई? उत्पाद बनाता है। आर को इंग्लिश में अपन क्यों लिखते हैं? क्योंकि अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, ठीक है। अभिकारक, और अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और उत्पाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया इसी तरीके से होती है। रिएक्टेंट क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया करता है, और किसका निर्माण करता है भाई? उत्पाद का निर्माण करता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो रिएक्टेंट का जो द्रव्यमान है, जो अभिकारक का जो द्रव्यमान है, वो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी किसके बराबर हो? उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर हो, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर हो। यानी अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो ही किसके बराबर हो भाई? उत्पाद के बराबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मेरे पास रिएक्टेंट कितना है? 100 ग्राम है। तो जब अभिक्रिया हो जाए तो उत्पाद भी मुझे कितना प्राप्त होना चाहिए? उत्पाद भी मुझे कितना प्राप्त होना चाहिए भाई? 100 ग्राम प्राप्त होना चाहिए। इसे ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, कि जब रिएक्टेंट का जो द्रव्यमान है, जो अभिकारक का द्रव्यमान है, वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर हो, यह जो नियम है वो क्या कहलाता है? आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कहने का मतलब जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ना ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं हम, ना ही द्रव्यमान को हम उत्पन्न कर सकते हैं। केवल हम उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ही हमने, जैसे देखो आप को एक जनरल एग्जांपल मैं देता हूं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? आप भाई चाय बना रहे हो, ठीक है, घर में। तो आपने दूध लिया होगा, पत्ती ली होगी, शक्कर लिया होगा। तो दूध, पत्ती, शक्कर जितनी आपने ली है भाई, उतनी ही आपकी क्या बनेगी? चाय बनेगी, ना ही उससे कम ना ही उससे ज्यादा। समझ गए आप बात को? जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक लकड़ी जलाई, आपने क्या किया भाई? एक लकड़ी जलाई। और समझ लो, एक आपने लकड़ी जलाई, तो लकड़ी जलाने पर आपको उत्पाद के तौर पर क्या क्या मिला होगा? आपको एक तो कार्बन डाई गैस मिली होगी, CO2 गैस मिली होगी, कुछ एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस निकली होगी। जब आपने लकड़ी को आंशिक रूप से जलाया होगा तब तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकली हुई होगी, और जब पूर्ण दहन हुआ होगा, यानी पूरी तरीके से जब अच्छी तरीके से जल रही होगी, तो CO2 गैस निकली होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली होगी। साथ में अगर मैं बोलूं तो कुछ मात्रा में आपको कोयले भी मिले होंगे क्या भाई? और कोयले के साथ साथ कुछ मात्रा में आपको राख भी मिली होगी ना भाई। तो अगर आपने जो लकड़ी है वो मान के चलो आपने 100 ग्राम की लकड़ी ली है, तो इन सबका जब आप योग करोगे, इन सबका जब वजन का आप योग करोगे, तो ये भी कितना निकल के आएगा बच्चों? 100 ग्राम निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा द्रव्यमान ना ही नष्ट हुआ, ना ही ज्यादा क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। केवल एक रूप से क्या हुआ? दूसरे रूप में परिवर्तित। यहां तो लकड़ी थी, वहां जाके केवल हमको गैस मिल गई कार्बन वाली, और हमें कोयला भी मिल गया और राख भी मिल गया। कहने का मतलब
रूप में परिवर्तन हुआ है, ना कि इसके द्रव्यमान में। समझ में आ गया? तो परिभाषा क्या लिखोगे कि अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर, अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। यही क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। या अथवा में दूसरी बात क्या कह सकते हो आप कि द्रव्य को ना ही नष्ट किया जा सकता है, किसी भी द्रव्यमान को ना ही नष्ट कर सकते हो, ना ही उत्पन्न कर सकते हो, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हो? उसको परिवर्तित। ये हो गया हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, ये जो मैंने उदाहरण लिखे हैं आप लिख सकते हो, फिर मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। लिख लो इसको एक बार। लिख लिया? चलो भाई, ठीक है। अब देखो, ये तो बस आपको समझने के लिए लिखा था मैंने। अब मैं आपको एक डेफिनेशन के साथ साथ एक एग्जांपल भी आपको बढ़िया दूंगा। ठीक है, देखना भाई क्या लिखोगे परिभाषा। अभिक्रिया में द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है, अर्थात द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसको आप एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट। दूसरी परिभाषा आप क्या लिखोगे कि अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान है वो किसके बराबर होगा? उत्पाद के बराबर होगा। तो दूसरी आप लिख सकते हो कि जो अभिकारक है, अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, समझ गए? द्रव्यमान की जगह आपको कई जगह द्रव्य भी लिखा हुआ मिल सकता है। आपको क्या मिल सकता है? द्रव्य भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो द्रव्य का भी मतलब क्या है? देखो, द्रव्य का मतलब है कि कोई भी स्पीसीज जिसका थोड़ा बहुत वजन हो और थोड़ा बहुत सरफेस एरिया घेरता हो, यानी कोई भी ऐसी वस्तु जिसका थोड़ा बहुत क्या हो भाई? वजन हो, थोड़ा बहुत उसका द्रव्यमान हो, प्लस थोड़ा बहुत वो क्या हो? जगह घेरता हो। जगह घेरने से मतलब क्या है? थोड़ा बहुत उसका क्या हो? आयतन हो। ठीक है, थोड़ा बहुत आयतन हो, थोड़ा बहुत वजन हो, ऐसी हर एक चीज को हम क्या बोलेंगे? द्रव्य बोलेंगे। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का थोड़ा बहुत वजन भी है और ये थोड़ी बहुत सरफेस एरिया, थोड़ी बहुत जगह को भी क्या कर रहा है? घेर रहा है। तो ये मार्कर हमारे लिए क्या हो गया? द्रव्य हो गया। समझ गए? तो आपको कई बुक में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि अभिक्रिया में द्रव्यमान सदैव निश्चित रहता है, अर्थात द्रव्य को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई सी भी एक परिभाषा आप याद रख लो, दोनों ही परिभाषा आपके काम की है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। एग्जाम्पल देखना भाई, हम क्या कर रहे हैं? हमने यहां पर अमोनिया गैस ली है, हेबर प्रोसेस करवा रहे हैं। और हेबर प्रोसेस क्या होता है भाई? अमोनिया के संश्लेषण हेतु होता है। ठीक है, एक N2 गैस ली है हमने और 3 मोल ले लिए हमने हाइड्रोजन की। ठीक है, और यहां पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो उत्प्रेरक के तौर पर यहां पर आयरन है और उत्प्रेरक वर्धक के तौर पर मोलिब्डेनम है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले को बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। तो मोलिब्डेनम तो यहाँ उत्प्रेरक वर्धक है और जो आयरन है वो उत्प्रेरक का काम कर रहा है। उत्प्रेरक क्या होता है? 10वीं क्लास में हमने पढ़ रखा है, फिर भी एक बार सुन लो कि वो बाह्य पदार्थ जो अभिक्रिया के क्या करता है? अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, या तो उसको बढ़ा देगा या उसको घटा देगा। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं भाई? उत्प्रेरक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैटलिस्ट। ठीक है, अब देखो तो क्या होता है कि जो आपके अमोनिया के 2 मूल बनते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन हमने कैसे लिखी? यहां नाइट्रोजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं आपको? 2। यहां भी नाइट्रोजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं आपको? 2। ठीक है, यहां हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 3 का गुणा 2 से करो, 3 दूनी। यहां हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 6। यहां 3 का गुणा 2 से करो, 3 दूना। यहां भी हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 6। यानी जब परमाणु दोनों साइड कैसे हो जाए? बैलेंस हो जाए, तब हम कहेंगे कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो कैसी है? संतुलित अभिक्रिया है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। अब अगर हम वजन देखें तो एक जो नाइट्रोजन परमाणु है उसका वजन कितना होता है? 14 ग्राम।
एक हाइड्रोजन परमाणु का जो वजन होता है वो कितना होता है 1 ग्राम। ठीक है, अब यहां मैं 2 नाइट्रोजन का देखूं, एक का कितना है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा यहां 28 ग्राम हो जाएगा ना, और एक हाइड्रोजन का 1 है तो 6 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा भाई 6 ग्राम। ठीक है, और यहां देखो 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन का यहां कितना होगा 28 ग्राम, और वही 3 दूना कितने हाइड्रोजन है 6, तो 6 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 6 ग्राम। ठीक है, 8 6 14, और कितने ग्राम हो गया भाई ये 34 ग्राम हो गया। सेम टू सेम यहां भी अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो गया 34 ग्राम। तो देख लो जितना अभिकारक का द्रव्यमान था, जितना अभिकारक का द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान किसका आ गया, उत्पाद का आ गया। और यही हमारी परिभाषा है कि जो कुल द्रव्यमान है वो सदैव कैसा रहता है, निश्चित। अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, लिख लो इस एक एग्जाम्पल को, लिखो भाई, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो भाई। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक इसका प्रायोगिक सत्यापन बताता हूं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड भी इसको किया है, और एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया था लान-डोल्ट नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था, लान-डोल्ट ने इस नियम के ऊपर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो अगर आपसे पूछ ले कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया, तो आप बोलोगे कि एक्सपेरिमेंटली रूप से इसको चेक्ड किसने किया, लान-डोल्ट नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, लान-डोल्ट ने क्या किया, एक लान-डोल्ट नलिका ली, और लान-डोल्ट नलिका में उसने क्या किया मैं आपको बताता हूं। देखो, लान-डोल्ट नलिका कुछ इस तरीके की थी, यू शेप ट्यूब थी। ठीक है, कुछ इस तरीके की। उसने क्या किया, एक साइड तो उसने NaCl ले लिया, एक साइड उसने क्या ले लिया NaCl, और एक साइड उसने क्या भर दिया, एक साइड उसने भर दिया AgNO3। ठीक है, एक साइड उसने क्या लिया भाई NaCl, और एक साइड उसने क्या भर दिया AgNO3। ठीक है, NaCl का नाम आप सबको पता है, सोडियम क्लोराइड नमक का फॉर्मूला है, और इसका नाम क्या हो गया सिल्वर नाइट्रेट। Ag किसको बोलते हैं सिल्वर, और NO3 क्या होता है आपका नाइट्रेट, तो नाम क्या हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है ना, तो यहां पर आपने क्या किया, एक जगह तो आपने AgNO3 ले लिया और एक जगह आपने NaCl ले लिया। फिर उसने क्या किया, इस ट्यूब को, ये बिल्कुल बंद ट्यूब थी, इसके बाद उसने क्या किया, इस ट्यूब को ऐसे पकड़ के चारों बगल उसने हिला दिया। ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जिससे दोनों जो ये अभिकर्मक हैं वो क्या है एक दूसरे से मिल जाएं, यानी रासायनिक अभिक्रिया इनके बीच में हो जाए। उसने ट्यूब ली और उसको चारों तरफ से ऐसे क्या किया, ऊपर नीचे हिला हिलू के उसको मिला दिया। मिलाने का अर्थ यहां किससे था कि ये जो दोनों अभिकर्मक हैं वो एक दूसरे से क्या कर ले भाई, अभिक्रिया कर ले। जब इन्होंने एक दूसरे से अभिक्रिया कर ली तो उसके बाद उसने इनका वजन चेक किया। पहले वजन चेक किया, पहले तो इनको मान के चलो मैंने NaCl ले लिया 50 ग्राम और 50 ग्राम ले लिया AgNO3। ठीक है, फिर इसने जब रिएक्शन करवा दी तो उसके बाद वजन देखा, तो जब रिएक्शन पहले वजन चेक किया और बाद में वजन चेक किया, दोनों टाइम इसको वजन कैसा प्राप्त हुआ भाई, एक समान इसको वजन प्राप्त हुआ। इससे यह पता चल गया कि जो द्रव्यमान है वो हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में कैसा रहता है, संरक्षित रहता है, यानी उसको ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं। समझ गए बात को। जैसे इसने अभिक्रिया करवाई तो अभिक्रिया किस तरीके से होगी, देखो अभिक्रिया होगी NaCl प्लस किसके साथ, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो बनेगा क्या, Na रिएक्शन करेगा किससे, NO3 से, और Ag रिएक्शन करेगा किससे, Cl से। क्योंकि अगर हम इसको तोड़ें तो Na प्लस Cl माइनस बनेगा, इसको तोड़ें तो Ag प्लस NO3 माइनस बनेगा। और आप सबको पता है कि विपरीत आवेश एक दूसरे से कैसे होते हैं, आकर्षित। तो Na प्लस किसको आकर्षित करेगा, NO3 माइनस को। Ag प्लस किसको आकर्षित करेगा, Cl माइनस को। तो उत्पाद के तौर पर यहां पर आपको क्या मिलते हैं, उत्पाद के तौर पर आपको AgCl मिलता है और NaNO3 मिलता है। और क्या मिलता है भाई, NaNO3 मिलता है। और AgCl का आपको क्या है, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, श्वेत अवक्षेप, व्हाइट PPT। अब ये अवक्षेप क्या है, फटे दूध जैसा सॉल्यूशन जो आपके पेंदे में बैठ जाता है। जिस भी पात्र में आपने अभिक्रिया करवाई है उसके पेंदे में बैठ जाए, जैसे दूध फट जाता है ना एक तरीके से छिड़छिड़ा सा सॉल्यूशन, वैसा ही होता है आपका अवक्षेप। ठीक है, ठीक है, जो वो क्या है, आपके जो पात्र आपने लिया है उसके पेंदे में वो क्या है आपका बैठ जाएगा। अब समझना मेरी बात को। अब जब इसने यहां पर रिएक्शन करवाई तो मैंने आपको जैसा बताया कि यहां पर मान के चलो इसने 50 ग्राम ये ले लिया, 50 ग्राम ये ले लिया, तो इसको उत्पाद में भी क्या मिला भाई, एग्जैक्ट 100 ग्राम मिला। इसका मतलब ना ही हमारा द्रव्यमान नष्ट हुआ ना ही हमारा द्रव्यमान उत्पन्न हुआ, बराबर का बराबर रहा। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन देखना भाई। ठीक है,
लिखो, क्वेश्चन लिखो आप मेरे साथ साथ। एक केमिकल रिएक्शन आप करवा रहे हो, में हो क्या रहा है कि आपको बोल रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl को कितने ग्राम AgNO3 में मिलाया जाए, कितने ग्राम AgNO3 में मिलाया जाए कि 14.35 ग्राम AgCl व 8.5 ग्राम NaNO3 प्राप्त हो। क्वेश्चन क्या है, एक बार अच्छे से पढ़ना है इसको, कि हमको 5.85 ग्राम NaCl को हमने मिलाया, किसमें मिलाया भाई, कितने ग्राम AgNO3 में मिलाएं, कितने ग्राम AgNO3 के हम अंदर हम मिलाएं कि हमें जो AgCl मिले वो AgCl हमें कितना मिले 14.35 और जो NaNO3 हमें मिले वो कितना मिले हमें 8.5। ठीक है, तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम की सहायता से, क्योंकि हमको पता है कि इसका टोटल द्रव्यमान किसके बराबर होगा, इसके टोटल द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, और जिसका नहीं दे रखा है उसको हम x मान लेंगे। तो देखो हम किस तरीके से करेंगे, देखो ऊपर वाली रिएक्शन को ही लिख लेते हैं, देखना भाई आंसर देखो इसका। रिएक्शन क्या है भाई, यही रिएक्शन होगी, NaCl अभिक्रिया करेगा किससे, AgNO3 से, और क्या बनाएगा बच्चों, AgCl बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, NaNO3 बनाएगा, यही रिएक्शन होगी। ठीक है, अब NaCl कितना दे रखा है हमको 5.85 ग्राम। ठीक है, ये हमें नहीं दे रखा, हम मान लेते हैं x ग्राम में हमको मिलाना है। ठीक है, ये कितना दे रखा है, AgCl दे रखा है हमको 14.35 ग्राम और NaNO3 हमको दे रखा है 8.5 ग्राम। ठीक है, तो हमें पता है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। तो अगर हम ऐसे लिख दें 5.85 ग्राम प्लस x ग्राम किसके बराबर होगा, उत्पाद के बराबर। उत्पाद कितना है 14.35 ग्राम प्लस 8.5 ग्राम। ठीक है, तो यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं। 5.85 को कहां भेज देंगे, उधर, तो वो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 14.35 ग्राम प्लस 8.5 ग्राम माइनस 5.85 ग्राम। अब इन दोनों को जोड़ के इसको आप घटा दोगे, तो इसको घटा दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 17 ग्राम आ जाएगा। यानी 17 ग्राम जब आप AgNO3 में 17 ग्राम AgNO3 में जब आप 5.85 ग्राम इसको मिलाओगे तब जाके आपको 14.35 ग्राम क्या मिलेगा, AgCl, और आपको 8.5 ग्राम क्या मिलेगा भाई, NaNO3। ठीक है, लिख लो इस क्वेश्चन को एक बार, लिख लिया। अब देखो आप चेक भी कर सकते हो, इसका जोड़ लो और इसका जोड़ लो, एक ही आएगा, एक समान ही आएगा। चलो चेक भी कर लेते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमारा निकल गया x बराबर कितना आया हमारा 17 ग्राम। जोड़ो 17 और जोड़ो 17 और किसको, 5.85 ग्राम को। और इधर अभिकारक में क्या है भाई, अभिकारक में कितना है 14.35 ग्राम और कितना है 8.5 ग्राम, इसको भी जोड़ लो। ठीक है, जोड़ो भाई, 5 8 7 5 12 और 1 लग गया इसमें 12, इसको भी जोड़ो, 5 8 और 8 4 12 और 1 12। तो यहां भी देख लो कितना आया 22.85 और यहां भी कितना आया 22.85। अर्थात जितना अभिकारक का द्रव्यमान है वो किसके बराबर आएगा, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर आएगा। और यही हमारा क्या है, यही है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम अच्छे से बता दिया। ठीक है, एक एक नियम को बड़ी आसानी से, बड़े सीधे सीधे से हम समझेंगे, बिल्कुल डेप्थ में उसकी जाएंगे, ये नहीं ऊपर ऊपर से हमने देख लिया, हर नियम को बड़ी आसानी से हम समझेंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से अब नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे, दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे स्थिर अनुपात के नियम की, और दूसरा जो आपका था एक स्थिर अनुपात के अलावा एक और था ना आपका गुणित अनुपात का नियम, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे तुल्य अनुपात के नियम को। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप नीचे लाइक करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर कैसा रहा वीडियो, और आपको समझ में आ रहा है तो भी हमें बताओ भाई, हमें भी क्या है उससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय।